हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ डाई इलेक्ट्रिक्स। इससे पहले हमने कैपेसिटेंस को कंप्लीट किया था। आज हम डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, इनके एडवांटेजेस के बारे में, और कैपेसिटेंस चैप्टर में हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक्स, बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं या फिर इंसुलेटर्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करते, बट उनके पास इंसुलेटर से ज़्यादा एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है। इस एडिशनल प्रॉपर्टी के कारण दे शो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स, वो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स को शो करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स का मतलब क्या है? दे क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। अब वो कंडीशंस क्या हैं? मान लो मेरे पास कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, लाइक दिस। हमने यहाँ पे एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया। दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ये क्या है? डाई इलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, इस डाई इलेक्ट्रिक को, अभी क्या है, इस तरह से मॉलिक्यूल्स हैं ये। ठीक है, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। जब हम इस डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देंगे, हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, लाइक दिस इज पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर क्रिएट होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव चार्ज, लाइक दिस। द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेट करें हम कितनी है? E0। जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये चार्जेस क्या करेंगे? सेपरेट हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज इज पुल टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इज पुल टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। उस केस में हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक इस तरह से पोलराइज हो जाएगा, लाइक दिस इज अवर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई की है। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या प्लेस कर रहे हैं? कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल प्लेस कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, मॉलिक्यूल्स इस तरह से अलाइन हो जाएंगे, लाइक दिस। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप कह सकते हो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? लाइक दिस, फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव चार्ज। लेट दिस इज पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या थी? फ्रॉम दिस। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब हमने डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, देन इट इज क्रिएटिंग, क्या क्रिएट हो रहा है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। इसलिए हम कह सकते हैं dielectrics are insulating materials which do not allow electricity to flow through them, but they can show electric effects under certain conditions. They can create electric field. Now what are the examples of dielectrics? Dielectrics की examples क्या हैं? हमारे पास है माइका, क्वार्ट्ज, ग्लास, एयर, हाइड्रोजन गैस, पैराफिन वैक्स। These all are known as dielectrics. आई होप अब सबको क्लियर होगा कि डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। डाई इलेक्ट्रिक्स आर सिंपली इंसुलेटर्स, और यू कैन से दैट दे आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स, बट दे हैव एडिशनल प्रॉपर्टी other than insulator by which they can show electric effects. They can create or they can produce electric field. Clear? Next, अब इतने डिस्कशन से आपको एक बात क्लियर होगी, जितने भी डाई इलेक्ट्रिक्स हैं दे ऑल आर इंसुलेटर्स। क्लियर? ऑल डाई इलेक्ट्रिक्स आर सेड टू बी इंसुलेटर्स, बट ऑल इंसुलेटर्स आर नॉट डाई इलेक्ट्रिक्स। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जितने भी डाई इलेक्ट्रिक्स हैं वो सब के सब इंसुलेटर्स होंगे, बट सारे इंसुलेटर्स डाई इलेक्ट्रिक हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, types of dielectrics. Now we are studying about types of dielectrics.
two types of dielectrics are present. First is polar dielectrics and second is non-polar dielectrics. Second is non-polar dielectrics. अब सबसे पहले पोलर वर्ड का मीनिंग अगर समझे, पोलर वर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स इन विच पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज सेंटर्स डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर. ठीक है, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स के अंदर द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर. इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे मॉलिक्यूल्स को. कंसीडर कर लो ये मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल है डाइलेक्ट्रिक का. दिस इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज. ये दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करेंगे. नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या होंगे, इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड विद ईच अदर. यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेंटर्स हैं पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के, वो क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे विद ईच अदर. इनकी शेप फिर किस तरह की होगी हमारे पास, लाइक दिस. कंसिडर कर लो ये हमारे पास कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. यहाँ पे दिस इज द सेंटर ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. क्लियर, दे आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर. नेक्स्ट, द मेन डिफरेंस बिटवीन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज, अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, देन ईच मॉलिक्यूल ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक हैज सम परमानेंट डाइपोल मोमेंट. अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, हर एक मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा. क्लियर, आप फर्स्ट पॉइंट से भी देख सकते हो. यहाँ पे ये हमारे पास कौन सा सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज. डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, इट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. सो यू कैन से दैट इन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स some dipole moment is present for each molecule, but in case of non-polar dielectric each molecule has zero dipole moment. यहाँ पे dipole moment क्या होगी, हर एक molecule की net dipole moment क्या होगी, जीरो होगी. क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स विद ईच अदर. डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, जिसको हम क्या लेते हैं, 2a लेते हैं या फिर 2l लेते हैं. फर्स्ट चैप्टर में आपने स्टडी किया था. अब यहाँ पे लेंथ ऑफ डाइपोल हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिकॉज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कोइंसाइडिंग विद ईच अदर. अगर ये लेंथ ऑफ डाइपोल हमारी जीरो हो गई तो डाइपोल मोमेंट भी इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स द मॉलिक्यूल्स आर नॉट सिमेट्रिकल इन शेप. आप इनकी शेप देख सकते हो, दे आर नॉट सिमेट्रिकल. बट इन केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिकल इन शेप. ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिकल इन शेप. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जांपल्स हमारे पास होंगे H2O, वाटर, HCl, NH3, NaCl. दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. अगर हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल्स क्या होंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2. अगर हम बात करें कि ये जो हमने एग्जांपल्स लिखी हैं, हाउ दीज आर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड दीज आर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, हमें कैसे पता लगेगा. अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वाटर का स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह से होता है, वी आर टेकिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स लाइक दिस एंड दिस इज अवर थर्ड ऑक्सीजन एटम H2O. क्लियर. अगर हम बात करें यहाँ पे ये दोनों हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये हमारे पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. इन दोनों हाइड्रोजन पॉजिटिव एटम्स के सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास इनका यहाँ पे लाई करेगा. अब हम देख सकते हैं दिस इज द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. देन देयर इज नेट डाइपोल मोमेंट.
डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, लाइक दिस। क्लियर। इसी तरह से हम HCl मॉलिक्यूल में बात कर सकते हैं। मान लो ये हमारे पास क्या है, HCl मॉलिक्यूल है, दिस इज हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज क्लोरीन एटम। यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे और यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज लेंगे। इस केस में आप देख सकते हो देयर इज सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट हमारी किस डायरेक्शन में होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू दी पॉजिटिव चार्ज, लाइक दिस। दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसी तरह से आप NaCl को कंसीडर कर सकते हो। NaCl हमारे पास ये क्या है, दिस इज द सोडियम एटम एंड दिस इज क्लोरीन एटम, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू दी पॉजिटिव चार्ज, लाइक दिस। These all molecules have permanent dipole moment associated with them. So these all are the examples of polar molecules, or you can say that polar dielectrics. अगर हम बात करें नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमारे पास किस तरह से होगा, लाइक दिस। वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2. दिस इज फर्स्ट हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज सेकेंड हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस केस में आपकी डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, इट इज सेड टू बी 0। सिमिलरली यू कैन से इन केस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। अगर हम किसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट CO2 मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस। दिस इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दिस इज कार्बन मॉलिक्यूल एंड दिस इज कार्बन एटम एंड दिस इज ऑक्सीजन एटम। कार्बन पे हम कौन सा चार्ज लेंगे, पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे हम कौन सा लेंगे, नेगेटिव। अगर अब हम हमारे सिस्टम को कंसीडर करें, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे, ठीक है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज दिस। अगर हम हमारे दोनों नेगेटिव चार्जेस को कंसीडर कर रहे हैं, तो इनका सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, एट दिस पॉइंट, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस का सेंटर भी इसी पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है, एट विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट। सो यू कैन से दैट इन दिस केस डाइपोल मोमेंट इज सेड टू बी 0। क्लियर। So you can say that in case of non-polar dielectrics or non-polar molecules, the dipole moment is said to be 0. या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे अगर हम इन दोनों एटम्स को कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, लाइक दिस, ठीक है। अगर हम इन दोनों एटम्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, लाइक दिस। These two dipole moments are acting in opposite direction, so net dipole moment इस केस में हमारी क्या होगी, net dipole moment in this case is said to be 0. Clear? For non-polar dielectrics, the net dipole moment is always 0. Now we are studying about what is the effect of electric field on dielectrics. जैसे कि हमने अभी स्टडी किया था डाइलेक्ट्रिक्स के डिफाइन में, जब हम डाइलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर प्लेस करते हैं, दे स्टार्ट्स क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन से दैट दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड और पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अगर हम विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड बात करें, ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या किया, एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ले ली, लाइक दिस। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। तो जो यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस तरह से, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप्स, लाइक दिस, ठीक है। दे आर रैंडमली ओरिएंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप्स, लाइक दिस। इस तरह से वो क्लोज्ड लूप, क्लोज चेन्स की तरह रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। अगर हम डाइपोल मोमेंट की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, लाइक दिस। अगर इसकी बात करें, इस मॉलिक्यूल की बात करें, तो इस मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से हम हर एक मॉलिक्यूल के केस में
डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज इट इज पोलर डाइइलेक्ट्रिक। और अभी हमने स्टडी किया था पोलर डाइइलेक्ट्रिक के केस में हर एक मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगी। बट अगर हम इस पूरे सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं तो इस पूरे सिस्टम की नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगी? नेट डाइपोल मोमेंट इस पूरे सिस्टम की क्या होगी? 0 होगी, बिकॉज these molecules are randomly oriented in the form of closed loops, जिसके कारण नेट डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होगा? 0 होगा। नाउ व्हाट अबाउट व्हेन जब हम पोलर डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर देंगे, उस केस में क्या होगा? मान लो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर दिया लाइक दिस, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर रहे हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज लाइक दिस, ठीक है। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हर एक मॉलिक्यूल पे टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, जिसके कारण क्या है, ये ओरिएंट करेंगे। ओरिएंटेशन इनकी किस तरह से होगी? पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज पुल होगा, नेगेटिव चार्ज इज पुल टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इज पुल टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण क्या है, इस ओरिएंटेशन के कारण ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करेंगे लाइक दिस। लेट दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। जब हम इसमें डाइइलेक्ट्रिक पोलर डाइइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे तो उनके ऊपर टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स की अलाइनमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, नाउ दे आर अलाइनिंग इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। अगर हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की यहाँ पे बात करें, इस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, लाइकवाइज दीज मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो इस केस में नेट डाइपोल मोमेंट आपके पास 0 नहीं होगा। क्लियर? इस केस में हमारे पास जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? जो यहाँ पे हमारी नेट डाइपोल मोमेंट होगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। Now we are talking about the what is the effect of surface charge density। हमने पहले भी डिस्कस किया था, सिग्मा पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। फ्रॉम दिस यहाँ से हम 1/ε0 को कॉमन ले सकते हैं, इट बिकम्स 1/ε0 सिग्मा माइनस सिग्मा पी। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक। अब आप यहाँ से एक बात देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ED, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। लेट ये हम यहाँ पे क्या लेट कर लेते हैं, दिस इज D, सो द पोटेंशियल एयर बिकम्स E इंटू D। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। हमारे पास कैपेसिटेंस में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q/V। अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। आई थिंक अब आप सब समझ गए होंगे कि हम डाइइलेक्ट्रिक के बारे में क्यों स्टडी कर रहे हैं। अगर हम किसी भी डाइइलेक्ट्रिक को पोलराइज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर प्लेस करते हैं, तो कैपेसिटेंस क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। यही हमारा मोटिव है इस चैप्टर का। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? जैसा कि अभी हमने स्टडी किया था, पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाती है? रिड्यूस्ड हो जाती है। और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था? E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। यहाँ पे E0 क्या था? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड EP क्या था? इट इज़ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कंसीडर करो, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले रहे हैं 10 न्यूटन पर कूलम। जो रेड्यूस्ड इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारे पास कितनी आ रही है? इट इज़ 5 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई? तो आंसर इज 2 टाइम्स। कितने टाइम्स डिक्रीज हो रही है? 2 टाइम्स डिक्रीज हो रही है।
तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जितने टाइम्स हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी वो ही हमारा क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल के, और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द reduced, or you can say that to the net electric field। क्लियर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द reduced वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। क्लियर। अब आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो E नॉट इज ग्रेटर देन E, so you can say that dielectric constant is always greater than or equal to 1, it is never less than 1, it is always greater than or equal to 1। next is polarization vector कैपिटल P। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है पोलराइजेशन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय द सिंबल कैपिटल P। अब पोलराइजेशन वेक्टर होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम, या आप इसको सिंपल लिख सकते हो टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब कंसीडर कर लो हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, उसके अंडर हम कंसीडर कर रहे हैं लेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कितने हम कंसीडर कर रहे हैं, कैपिटल N। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने हैं, कैपिटल N। डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल, सिंस द डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड, इसलिए हर एक मॉलिक्यूल के पास क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। आप कह सकते हो डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, लेट इट बी स्मॉल p। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, टोटल डाइपोल मोमेंट और जो हमारा पोलराइजेशन वेक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय कैपिटल P, डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय स्मॉल p। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस पोलराइजेशन वेक्टर। तो पोलराइजेशन वेक्टर हमारा क्या होगा, कैपिटल P इज इक्वल टू टोटल डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल। अब आप ध्यान दो, एक मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट p है, एक मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट p है, n मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट क्या होगी, इट इज इक्वल टू np, इट इज इक्वल टू np पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम हम क्या ले रहे हैं, v। दिस इज अवर पोलराइजेशन वेक्टर कैपिटल P। लेट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय स्मॉल n। So you can say that the polarization vector is equal to NP। Clear? N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपको ध्यान रखना है स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और स्मॉल p हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल। Clear? This is our polarization vector. Now what about the SI units of polarization vector? इसके SI units क्या होंगे, अभी हमने क्या कहा, पोलराइजेशन वेक्टर किसके इक्वल है, n। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम इसके यूनिट्स क्या लेंगे, नंबर के तो कोई यूनिट्स नहीं होते, अपॉन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर क्यूब। P क्या है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम्ब मीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पोलराइजेशन वेक्टर के यूनिट्स क्या आएंगे, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन वेक्टर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपको एक बात का ध्यान रखना है, NCERT बुक्स में या कुछ और बुक्स हैं जिनमें क्या है, डायरेक्ट लिखा हुआ है पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा p, या फिर कुछ बुक्स में इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा i से भी रिप्रेजेंट किया गया, पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा i। अब हम यहाँ पे इसकी डेरिवेशन करके देखते हैं कि किस तरह से पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है,
हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर का फॉर्मूला होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम कौन सा चार्ज लेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज लेंगे। जब हम डाइइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो चार्जेस क्या हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं। तो इंड्यूस चार्ज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय क्यू पी, ठीक है, इनटू डी। जैसे कि हमने पहले भी लिया था, लेंथ हम क्या ले रहे हैं इस केस में, डी ले रहे हैं। पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा क्या होगा यहाँ पे, वी होगा। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा पी का फॉर्मूला क्या होगा, इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट एरिया। ये भी हम फर्स्ट चैप्टर से स्टडी कर रहे हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। फ्रॉम दिस इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। पोलराइजेशन वेक्टर P बिकम्स इक्वल टू सिग्मा P इंटू ए इंटू डी बाय वी। एरिया इंटू डिस्टेंस, ये हमारा क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा P इंटू वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। सो यू कैन सी दैट पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा P। क्लियर, पोलराइजेशन वेक्टर और सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, दे बोथ आर इक्वल। आप एसआई यूनिट से भी कंसीडर कर सकते हो। पोलराइजेशन वेक्टर के एसआई यूनिट्स क्या है हमारे पास, कूलम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज के यूनिट्स क्या होंगे, कूलम, एरिया के क्या होंगे, मीटर स्क्वायर। सो यू कैन सी दैट दोनों के यूनिट्स क्या है, सेम है, दे बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल जाय, ठीक है, बाय द सिंबल जाय। ये क्या है, एक बेसिकली नंबर है, इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, इट इज़ अ नंबर एंड इट इज़ ऑल्सो यूनिटलेस। हर एक डाई इलेक्ट्रिक के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, बेसिकली जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो हम स्टडी करते आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हमारा क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द सिंबल कैपिटल P, ठीक है। पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने पहले कांस्टेंट अप्लाई किया था, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या कांस्टेंट अप्लाई किया था, अल्फा इंटू एप्सिलॉन नोट। इसी तरह से हम यहाँ भी कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या होगा, पोलराइजेशन वेक्टर किसके इक्वल होगा, इट इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इंटू जाई ससेप्टेबिलिटी, ठीक है, जाई इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सी फील्ड है हमारी, दिस इज रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, यहाँ से हमारे पास ससेप्टेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू ई। पोलराइजेशन वेक्टर के यूनिट्स हमारे पास क्या आए थे, इट इज़ कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट के डायमेंशंस हमारे यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होंगे, न्यूटन पर कूलम। हम इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स, जब आप इसको सॉल्व करोगे इट बिकम्स कूलम, नीचे क्या है हमारे पास, कूलम स्क्वायर इंटू कूलम, ये क्या बन जाएगा, कूलम। न्यूटन से ये कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या बचेगा, मीटर की पावर -2 और ये नीचे आएगी तो इट बिकम्स m की पावर 2, ठीक है। आप देख सकते हो ये कैंसिल हो जाएंगे सारे टर्म्स। तो ससेप्टेबिलिटी हमारे पास क्या है, इट इज़ यूनिटलेस, इट हैज़ नो यूनिट्स। क्लियर। वैक्यूम की अगर बात करें, फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, 0।
For vacuum, the value of susceptibility is 0. Next is relation between susceptibility and dielectric constant K. अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि susceptibility और dielectric constant K में क्या रिलेशन होता है. हमारे पास reduced इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? इट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी. ई नॉट क्या होता था? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई पी हमारे पास क्या होता था? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इस इक्वेशन को हम क्या दे रहे हैं? इक्वेशन नंबर 1. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉर्मूला होता था? इट इज इक्वल टू सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट. इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्लियर? इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. हम यहाँ पे पुट करेंगे. इक्वेशन 1 बिकम्स ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट. लेट इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3. अब हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा पोलराइजेशन वेक्टर होता है P, इट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा P. अभी हमने ये डेरिवेशन करके देखी थी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस पोलराइजेशन वेक्टर P अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब पोलराइजेशन वेक्टर का यहीं पे हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, पुट कर सकते हैं यहाँ पे. E बिकम्स ई नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू ससेप्टेबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा. फिर हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, इस टर्म को हम इधर ले आते हैं. इट बिकम्स पॉजिटिव. E प्लस ससेप्टेबिलिटी इंटू ई इज इक्वल टू ई नॉट. यहाँ से हम E को कॉमन लेंगे. इट बिकम्स 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी इंटू ई इज इक्वल टू ई नॉट. 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी becomes equal to E naught by E, the ratio of applied external field to the reduced value of electric field. ये किसके इक्वल होता है? It is equal to dielectric constant K. So you can say that 1 plus susceptibility is equal to dielectric constant K. This is the relation between susceptibility and dielectric constant K. Very important relation. नेक्स्ट इज डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? कंसीडर करो हमारे पास एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है. ठीक है, इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर प्लेस कर रहे हैं. इधर हम कौन सा चार्ज लेंगे? पॉजिटिव चार्ज. और इधर हम कौन सा चार्ज ले रहे हैं? नेगेटिव चार्ज. ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? डाइइलेक्ट्रिक के पोलराइज्ड हो जाएंगे लाइक दिस. here becomes negative charge, here becomes positive charge. इस तरह से molecules gets polarized. Clear? And the dielectric becomes polarized dielectric. Let करो हमने यहाँ पे कितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है? E नॉट. जब हम और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं लाइक दिस. ठीक है, हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया. जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होंगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा. नेगेटिव चार्ज गेट्स पुल्ड टूवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज, और दिस पॉजिटिव चार्ज गेट्स पुल्ड टूवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज. जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हो जाएंगे? प्रॉपरली डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे. ठीक है, जिसके कारण क्या है? यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस क्रिएट हो जाएंगे. अलग अलग ऑपोजिट चार्जेस आयंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे. और ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा. इसकी यहाँ पे इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक हो जाएंगी. ठीक है, तो इस रीज़न को, इस स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. तो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारा बेसिकली क्या है? द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग डाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इट्स डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. क्लियर? उसकी जो डाइइलेक्ट्रिक की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें ब्रेक किए बिना, उन्हें डिस्ट्रॉय किए बिना हम जितनी मैक्सिमम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? Q/C. ठीक है,
या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू ई डी। डी क्या होता है, डिस्टेंस। फ्रॉम दिस फॉर्मूला ब्रेक डाउन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ब्रेक डाउन रीजन की, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ब्रेक डाउन अपॉन डिस्टेंस डी। क्लियर। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, फॉर द रीजन ऑफ सेफ्टी द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वी अप्लाई, जो हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, इट इज ओनली 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट द डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स प्रॉपर्टीज। क्लियर। आई होप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसे बहुत अच्छे से स्टडी करें, बार बार इन वीडियोस को देखें ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जो आपका क्लियर ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।